ट्रॉपिकल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल, ये वाली फोटो को भूल जाओ, आप याद करो जो कल हमने पढ़ा है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमने कल स्टार्ट किया था। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमने देखा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहाँ पे डेवलप हुआ है जो जगह इक्वेटर के पास है ना, ट्रॉपिक्स के पास जो जगह है वहाँ पर कौन सा क्लाइमेट डेवलप हुआ है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में खास बात क्या थी कि वहाँ पर हीट सरप्लस रीजन है, हीट सरप्लस रीजन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हीटिंग होगी दिन में। अगर दिन में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होगी, बहुत ज़्यादा क्यूमुलोनिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पर एक फिनोमिना होता है जिसको आप बोलते हो डेली रेनफॉल, है ना, डेली रेन। अगर किसी जगह पे लिखा हो डेली रेनफॉल, जैसे बहुत सारे एमसीक्यू में कोई स्टेटमेंट लिखा हो, किसी जगह पे लिखा हो डेली रेनफॉल, तो आपको पता चलना चाहिए कौन सी रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन ऑफ क्लाइमेट जो है उस जगह की बात हो रही है। एक और चीज़ होती है उसको बोलते हैं 4 PM रेनफॉल। 4 PM रेनफॉल ये एक फिनोमिना है इक्वेटोरियल रीजन का, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, जिसको बोलते हैं 4 PM रेनफॉल। कहने का क्या मतलब है कि रोज़ जैसी शाम होती है, शाम ढलती है, 4 बजने वाले होते हैं, 4 बजे के आसपास जो है वहाँ पर रेनफॉल होती है ना, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, जैसे 4 PM रेनफॉल, है ना। ऐसी फालतू की ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है, मेरे को ऐसे अचानक से याद आ गई तो मैंने बता दिया, ठीक है। 4 PM रेनफॉल। अगर कहीं पर लिखा हो कि डेली रेनफॉल तो भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अगर कहीं पर लिखा हो 4 PM रेनफॉल तो भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्योंकि वेट एंड वार्म एंड वेट है ना, या हॉट एंड वेट क्लाइमेट है अगर, तो हॉट एंड वेट होने की वजह से मैंने क्या बताया, वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वेजिटेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट डेवलप होगा उसको आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट डेवलप होगा और पेड़ जो होंगे वो काफ़ी डेंसली एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, उसकी वजह से सनलाइट के लिए कॉम्पीट करेंगे, तो वहाँ पर आपको एपीफाइट भी देखने को मिलेंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा हॉट और वेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी आपको इस रीजन में मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा पेड़ होने की वजह से आप बोलोगे दीज आर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि हमेशा जो है ये वाले अगर ट्रीज़ अपने लीव्स शेड नहीं कर रहे हैं और हमेशा एवरग्रीन दिखते हैं, इसका मतलब जो है इसमें हमेशा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो है वो चलता रहेगा, है ना। फिर उसके बाद आप देखो कि क्योंकि ये इनकी जो वुड है वो हार्ड है, तो आप बोलोगे दीज फॉरेस्ट हैव हार्ड वुड, और उसकी वजह से वुड कटिंग इंडस्ट्री या फिर लंबरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं होगी, है ना, ठीक है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मैंने आपको बताया कि क्योंकि हॉट और वेट है तो बहुत ज़्यादा डिजीज़, है ना, डिजीज़ मलेरिया, डेंगू, वाटर बॉर्न डिजीज़ या दूसरी भी अलग अलग टाइप की डिजीज़, ये अफ्रीका और इस रीजन में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना, अलॉन्ग द इक्वेटर के आसपास वाली जो रीजन है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो अलग अलग टाइप के रेन फॉरेस्ट हैं उसमें से मैंने आपको दिखाया था कि एक है अमेज़न बेसिन के पास और एक है कॉन्गो बेसिन के पास, है ना। एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर और एक है कॉन्गो बेसिन। और इस साइड अगर आप आ जाओ तो इस एरिया में ये वाला जो एरिया था इंडोनेशिया मलेशिया, है ना, ये वाला रीजन था आपका जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपका कुछ ट्रीज़ के नाम मैंने आपको बताए थे, है ना, रोजवुड, महागनी वगैरह, है ना, ठीक है, एबनी। और इस जगह पे आपका पाम ऑयल वगैरह उगता है ना। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नीचे एक्सपैंड करने के लिए वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काट रहे हैं, वो सारी न्यूज़ पिछले साल न्यूज़ में था, है ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की में वुड की कटिंग हो रही है, तो वो न्यूज़ में था। आप बोलोगे सर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वुड कटिंग हो रही है, तो आप तो बोल रहे थे वहाँ वुड कटिंग नहीं होती है भाई। कहने का मतलब क्या भाई, लंबरिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है आप खुद गए और फिर आपने कुल्हाड़ी से लग गए काटने, वो वाली इंडस्ट्री डेवलप करना वुड कटिंग इंडस्ट्री। लेकिन अब आपको एक्सपेंशन करना है या आपको कुछ मिल गया है उस रेन फॉरेस्ट के नीचे, तो आप बड़ी बड़ी मशीन लेकर आओगे तो आप तो कैसे भी करके काट ही दोगे, है ना। बात समझ आ रही है, वो मतलब होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने ये सारी चीज़ें देखी। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से हम ऊपर उठे तो हमने क्या देखा था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद हम आए डेजर्ट वाली कंडीशन में। कौन से, ट्रॉपिकल डेजर्ट, है ना, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ठीक है। ट्रॉपिकल डेजर्ट में हम आए तो हमने देखा था कि ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पर बना है। तो हमने देखा था कि इस रीजन में यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर डेजर्ट था, यहाँ पर कौन सा डेजर्ट था, अटाकामा डेजर्ट, है ना। यहाँ पे कौन सा डेजर्ट था, मोहावे डेजर्ट, है ना। फिर ये बीच में ये भी दिखाए हैं लाइट कलर के, दिख रहे हैं, है ना, गोबी डेजर्ट और टकलामकान डेजर्ट, है ना, गोबी डेजर्ट और टकलामकान डेजर्ट।
अब बाकी सारों का बनने का फिनोमिना तो आपको मैंने बताया कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो ऑफशोर होती हैं, और जो कोल्ड ओशन करंट होती है वो डेसिकेटिंग इफेक्ट देती है, उसकी वजह से डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो क्या डेसिकेटिंग इफेक्ट मतलब ड्राइंग इफेक्ट है ना, उसको बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट देना, है ना, समझ रहे हो। अभी मानो मैंने लिखा ड्राइंग इफेक्ट, अभी आपको एसआर कॉलेज वाले फैंसी वर्ड बोले डेसिकेटिंग इफेक्ट, तो आपको लगेगा कि एसआर कॉलेज वाले ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। भाई एक ही मतलब है, ड्राइंग इफेक्ट डेसिकेटिंग इफेक्ट, आई समझ। तो ड्राइंग इफेक्ट देने का मतलब क्या होता है भाई, वहाँ का मॉइस्चर को सोख लेते हैं, तो कुछ भी हवा में मॉइस्चर होगा तो उसको सोख लेगा, कोई रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। वो तो आपको समझ आ गई कि ये तो ट्रॉपिकल डेजर्ट यहाँ पर बने हैं, उनकी कंडीशन क्या है। अच्छा, ये बीच में लाइट कलर के दो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये क्या थे, एक गोबी डेजर्ट और एक टकलामकान डेजर्ट। दीज आर ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है, इनके बनने का फिनोमिना ये नहीं है। इनके बनने का फिनोमिना क्या है, इनके बनने का ये फिनोमिना है कि ये माउंटेन के, आपने याद है आपको वो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल में मैंने बोला था यहाँ से एयर राइज करेगी, यहाँ पर क्लाउड बनेगा, नीचे रेनफॉल करवाएगा। तो ये कौन सी साइड थी, विंडवर्ड साइड, है ना, और ये कौन सी साइड थी, लीवर्ड साइड, है ना, लीवर्ड साइड। तो ये वाले जो आपके डेजर्ट बने हैं ये रेन शैडो रीजन या फिर लीवर्ड साइड में बने हैं, इसीलिए जो है आपके यहाँ पर कोई भी विंड आएगी तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। अभी हम देखेंगे ये एक्चुअल में बने कहाँ हैं, चाइना में बने हैं ना। आज जब हम चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चाइना में किस हिसाब से विंड जो आती हैं कहाँ कहाँ पे रेनफॉल करवाती हैं, और इस रीजन में ऐसा क्या है कि यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रही और यहाँ पर डेजर्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। आप देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपने कल टकलामकान डेजर्ट देखा था, तो उसके आगे पीछे क्या थे, माउंटेन, बीच में लोकेटेड था आपका डेजर्ट, है ना, देखा था, अल्तुन शान, तियान शान और कुनलुन शान, उन तीनों के बीच में आपका टकलामकान डेजर्ट लोकेटेड था, है ना। इसका मतलब उसकी साइडों में तो बारिश करवाते होंगे, अंदर जब तक क्लाउड आता है तब तक कोई मॉइस्चर नहीं बचता और वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होगी, उस वजह से ये डेवलप हुए हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल टाइप ऑफ जो डेजर्ट आपकी फॉर्मेशन होगी, उनके बनने का फिनोमिना कोल्ड ओशन करंट और ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर, जबकि इनके बनने का फिनोमिना ये लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में है, वहाँ पर जो रेन बियरिंग क्लाउड्स आ रहे हैं वो विंडवर्ड साइड पे बारिश करवा देते हैं, इस साइड सूखा है इसीलिए वो बीच में आपको डेजर्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह वो आपको, इसीलिए आपको डेजर्ट की तरह दिख रहा है, ये भी ठीक है। अभी आपको कोई बोले कि डेजर्ट के बारे में और खास बात बताओ, तो भाई डेजर्ट के बारे में कुछ खास बात नहीं है, इसमें कोई अलग से आपको कुछ नहीं पूछेगा। जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, ये वो रेप्टाइल होंगे, ये वो सारी, है ना। इसमें क्या है, इसमें क्या रेनफॉल नहीं होगी, है ना, इसमें कुछ बताने वाला ही नहीं, रेनफॉल नहीं होगी। फिर क्या, ड्राई लीफ जो होंगे वो क्या होंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, वो वैक्सी सब्सटेंस बन जाता है ना, ज़ेरोफाइटिक प्लांट जिसको आप बोलते हो, या फिर, है ना, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, या थॉर्न होंगे जिसमें वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, थॉर्न वगैरह, है ना, थॉर्न ज़ेरोफाइटिक प्लांट। फिर उसी हिसाब से यहाँ पर एनिमल भी होंगे, है ना, उतने ज़्यादा आपको एनिमल भी नहीं मिलेंगे। फिर क्या मिलेगा, जो स्टोर कर सकते हैं, आप बोलोगे कैमल वगैरह मिल जाएगा आपको, है ना, कुछ हिसाब के स्नेक मिल जाएंगे, पर्टिकुलर वैरायटी, मतलब यहाँ पे कोई भी उतनी डाइवर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्लाउडलेस स्काई लिख लो, क्लाउडलेस स्काई, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा और रात में ठंड, है ना। जैसे आपके कहाँ होता है, जैसलमेर में, है ना, जैसे राजस्थान के जैसलमेर में होता है ना, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। डेजर्ट में आप फिर और क्या बोलोगे, भाई यहाँ पर पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस नहीं है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, पानी नहीं होगा, ये नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें, है ना, तो लेस डेंसली पॉपुलेटेड होगा, ठीक है। अगर आप वेजिटेशन बोलोगे तो आप बोलोगे वेजिटेशन में भी यहाँ पे कुछ खास नहीं उगाया जा सकता इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे सैंड है और ड्राई रीजन है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर वेजिटेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर ही एक आध पौधा उगता होगा और उसी के ऊपर लोग डिपेंडेंट होंगे, है ना, ठीक है, उसी के ऊपर लोग डिपेंडेंट होंगे। जैसे आप इंडिया में देखो, इंडिया में जैसे यहाँ पर राजस्थान के यहाँ पर आपका जैसलमेर है ना, जैसलमेर। अच्छा, आप राजस्थान, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे लोगों के दिमाग में, आपके दिमाग में नहीं होगा, मतलब जैसे लोगों के दिमाग में जनरली क्या होता है कि राजस्थान में सूखा है, पानी नहीं होता है, ये होता है, वो होता है ना, तो हम देखेंगे कि बस ये वाला रीजन है जहाँ पर जैसलमेर है। नीचे वाला सदर्न जो एरिया है जिसको मारवाड़ बोलते हैं, है ना,
यहाँ पे जो मानसून की जो हवा आती है तो वो ऊपर ज़्यादा जाने लगती है। हाँ वो सब देखेंगे, वो उसकी वजह से रेनफॉल नहीं होती, वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे मारवाड़ रीजन है, मेवाड़ रीजन है, यहाँ पर जयपुर है, यहाँ पर ये वाला रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तो बहुत सारी वेजिटेशन होती है ना, ठीक है। नीचे वाला भी जहाँ पर उदयपुर वगैरह है, अभी उदयपुर न्यूज़ में था कल परसों, है ना। नीचे जो उदयपुर वगैरह रीजन है, यहाँ पर भी रिवर भी आएगी, सारी चीज़ें आएंगी, और ये वाला एरिया भी ग्रीन होगा। ये बीच में अरावली है यहाँ पर, तो इसके इस वाली साइड सिर्फ, है ना, ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा सूखा है। ये इसका राइट हैंड साइड वाला एरिया जो है यहाँ तो ग्रीनरी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ें उगती होंगी उसके हिसाब से लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि अब यहाँ पे यही उगता है, तो उस हिसाब से वो चीज़ें, वो वेजिटेशन वही उगते हैं। क्या फिर थोड़ा बहुत लाइफ स्टॉक, कोई बकरी रख लेंगे, कोई एक आध चीज़ रख लेंगे, उसको वो पत्ता दे देंगे, है ना। जैसे कोई एक पेड़ उगता है, मानो एक दिन मैंने आपको क्या बताया था, खेजड़ी का पेड़ एक होता है ना, राजस्थान में कुछ नहीं उगता, तो वो खेजड़ी के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो बकरी को खिला देते हैं, बकरी से दूध ले देते हैं। फिर खेजड़ी में लगने वाला कोई वो ऐसे उसके वो होते हैं क्या, सीड वाले, समझ रहे हो, बेर जैसा होता है उस पर लगने वाला, है ना, उसकी वो सब्जी बना लेते हैं। ऐसे उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ठीक है। एक ही पेड़ से वो मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं ना। तो वो कहने का मतलब है कि ऐसे क्लाइमेट में ये सब होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले डेजर्ट, तो उसके बनने का फिनोमिना आप उसको बताओ। कोई आपको बोले ये बीच वाले डेजर्ट कौन से हैं, तो आप बताओ कि ये तो क्या, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन है, उसकी वजह से बने, वहाँ पे रेन बियरिंग क्लाउड जो है वो नहीं पहुँच पाते हैं। फिर इसकी खास बात तो आप ये सब बताओ कि यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, ड्राई रीजन है, वैक्सी, यहाँ पर लीफ होंगे, जीरोफाइटिक प्लांट होंगे, थॉर्न वेजिटेशन होगी यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे रीजन को आप क्या बोलोगे, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। और डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से जो डेजर्ट बने हैं वो आप बताओगे, है ना, ठीक है। डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से बनने वाले जो रीजन है वर्ल्ड के, वो आपको पता होने चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से हमने नेक्स्ट चीज़ क्या देखी, डेजर्ट या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ठीक है। हमने क्या देखा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है ना, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे डेजर्ट जहाँ रेनफॉल बहुत कम, है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डेजर्ट के बीच में एक जगह होती है जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रासलैंड्स, है ना। इसको आप क्या बोलते हो, ग्रासलैंड्स, इसको आप बोलते हो ग्रासलैंड। अगर आप ट्रॉपिकल रीजन की बात करो तो इनको बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, है ना। इनको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। या फिर अफ्रीका की बात करो स्पेशली तो आप इनको बोलोगे सवाना, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड तो आप बोलोगे उसी को बोलते हैं सवाना रीजन, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डेजर्ट के बीच का जो रीजन होता है वहाँ पर ये एरिया डेवलप होता है, वहाँ पर ये एरिया डेवलप होता है, ठीक है। देखो ये मैप आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखाना चाह रहा है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, लिखा है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। क्या लिखा है, ट्रॉपिकल सवाना। ये देखो ये बीच की जगह यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ खाली है। ये क्या है, ये बीच की जगह खाली दिख रही है, ये कॉन्गो बेसिन है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना। यहाँ बारिश ज़्यादा होती है इस रीजन में, दिख रहा है, ये कॉन्गो बेसिन है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बीच की जगह है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, ये नहीं, डेजर्ट नहीं, ये सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये ब्लू दिख रहा है, ये सारा सवाना है। इससे आप ऊपर चले जाओगे तो यहाँ डेजर्ट है ना। इसका मतलब जहाँ पर आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसके ऊपर आपका क्या है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, और उसके आप ऊपर चले जाओगे तो आपके डेजर्ट आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ अचानक से डेजर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। मतलब ऐसे ही होगा ना, एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर बीच में जगह बारिश कम थोड़ा वैसा, और फिर लास्ट में एकदम ड्राई हो गया तो वहाँ पे जाके डेजर्ट बना होगा, है ना, ठीक है ना। तो ये दिखाना चाह रहा है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ कहाँ पर बना है। तो आप एक्चुअल में बस इस एरिया को देखो पहले, आप इस एरिया को, है ना। तो ऐसी जगह को आप क्या बोलोगे, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। कहाँ पर डेवलप होगा, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट और डेजर्ट के बीच की जो जगह होगी, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या डेवलप होगा, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये भी ठीक है। जरा इस फोटो को देखो, ये वाली फोटो दिख रही है, ये आपने अपना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा, वो सारी चीज़ें, है ना। उसमें जो भी सारी आपको फोटो दिखती हैं वो सारी क्या होती हैं, सवाना ग्रासलैंड्स, है ना। वो क्या होते हैं, सवाना ग्रासलैंड्स या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, है ना। सवाना ग्रासलैंड या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। भाई इसको आप फोटो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ना ये कौन सी जगह है ना। जैसे आपको बहुत ज़्यादा डेंसली
पॉपुलेटेड कोई फॉरेस्ट दिखे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेड़ है, तो आपको समझ आ जाएगा कि एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, कहीं ट्रॉपिकल रीजन में बना होगा, है ना। ये नहीं पता चलेगा कौन सी कंट्री का है, लेकिन ये तो पता चल जाएगा ना कि ये ट्रॉपिकल रीजन में बना है ना, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से बना है। वैसे ये फोटो दिखेगी तो आपको क्या पता चलना चाहिए भाई, ये सवाना की तस्वीर है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, सवाना ग्रासलैंड, सारी एक ही चीज़ है। क्या उसका फीचर है? फीचर ये है कि यहाँ पर ग्रास जो होती है वो टॉल होती है, आप ऐसे बोलोगे टॉल ग्रास शॉर्ट ट्रीज। ट्रीज जो होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो कम होती है, ट्रीज की हाइट कम, घास की हाइट लंबी। टॉल ग्रास शॉर्ट ट्रीज, ठीक है, टॉल ग्रास शॉर्ट ट्रीज। ये किसकी खास बात है? सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो है उसकी खास बात है, ठीक है। तो फिर इसका फीचर क्या है? फीचर ये है कि यहां पर डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन होता है। क्या होता है? डिस्टिंक्ट, आप ऐसे लिखो डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन मतलब कुछ महीने होंगे जहां पर बारिश होगी और कुछ महीने होंगे जहां पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी और एकदम ड्राई सीजन रहेगा, है ना, ठीक है, ठीक है। तो इसका फीचर क्या है? सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट का फीचर क्या है? डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। देखो यहां पर लिखा है ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट, लिखा है ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट। अगर किसी एमसीक्यू में आपके जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में लिखा हो कि ऐसी जगह जहां पर डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई क्लाइमेट हो, तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। एक तो आपके दिमाग में आ सकता है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। एक आपके दिमाग में ये भी आ सकता है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो दोनों ही चीजें आपके दिमाग में आ सकती है। फिर उसमें और कोई स्टेटमेंट दी होगी तो उससे आप पकड़ोगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। और स्टेटमेंट जो होगी उसमें ऐसा लिखा होगा कि वेजिटेशन जो है, ग्रास जो है टॉल है, शॉर्ट ट्रीज की हाइट है, ठीक है, वो सारी चीज़ों से आपको पता चलेगा। फिर ये सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को क्या बोलते हैं? एक इसका और नाम है बिग गेम कंट्री, है ना, ऐसे लिखा होता है बिग गेम कंट्री। वो सब नाम क्यों है? क्योंकि वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश यहाँ पर आते थे, बहुत ज़्यादा शिकार करते थे, है ना। शिकार किसका? लायन, जिब्रा, ये सारी चीज़ों का शिकार करने की वजह से इस जगह का नाम क्या है? बिग गेम कंट्री, है ना। यहाँ पर क्या शिकार की वजह से इस जगह का नाम ये लिखा है जी। सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो है उसी को बोलते हैं, सवाना रीजन को बोलते हैं बिग गेम कंट्री, ठीक है भाई। सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड के बारे में और क्या खास बात है? सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड के बारे में ये खास बात है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का ट्री होता है जिसका जो ऐसे दिखेगा। देखो इस ट्री को आप देखो, ये वाली ट्री को आप देखो, ये दिख रहा है, ये ट्री दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला ट्री देखो, दिख रहा है, ठीक है। इस ट्री का नाम है अकेसिया, ठीक है। अकेसिया, जो भी आप या फिर अपनी प्रोनाउंसिएशन में बोलो अकेसिया ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा पेड़ कहीं पर दिख जाए तो आप बोलोगे वो कहाँ पर है? सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड। यहाँ के पेड़ के जो तने होते हैं, मतलब क्या, ट्रंक, वो थोड़ी मोटी होती है एज कम्पेयर टू बाकी जगह के जो पेड़ होंगे। उसके कंपैरिजन में सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड के जो पेड़ का तना होगा वो थोड़ा मोटा होगा। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन है, तो जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन होगा तो उस हिसाब के लिए वहाँ पर थोड़ा सा पानी वो उसमें बचाते हैं, तो उस वजह से उसकी ट्रंक जो है वो थोड़ी मोटी होती है। किसकी? सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड के जो पेड़ होंगे उनकी हाइट छोटी होगी, हाइट छोटी, ट्रंक मोटी, हाइट छोटी, ट्रंक मोटी, ठीक है। तो ऐसे पेड़ कहाँ पर उगेंगे? सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड में ऐसे पेड़ उगेंगे। कोई और फोटो मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यही है यहाँ का सबसे फेमस ट्री, यही है, इसी का नाम होता है, ठीक है। आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो वैसे तो पेड़ का नाम कोई बताता नहीं है, पर फिर भी आप दिमाग में रखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर और खास बात क्या है? खास बात ये है कि यहाँ पर कंपटीशन रहता है किस किस के बीच में? ग्रास और ट्री के बीच में कंपटीशन रहेगा, है ना। ग्रास और ट्री के बीच में कंपटीशन रहेगा। किसका? सारा न्यूट्रिएंट वगैरह हर चीज़ का कंपटीशन रहेगा किसी ग्रास और ट्री के बीच में। ट्री बहुत दूर दूर होंगे। देखो 3 चीज़ें बताई, क्या? ग्रास लंबी, ट्री की हाइट छोटी, ट्री का ट्रंक
ब्रॉड, और ट्री जो होंगे दूर दूर होंगे, ठीक है, दूर, मतलब अगर एक ट्री आपको यहां दिख रहा है तो बीच में बहुत सारी घास होगी, फिर एक ट्री आपको बहुत दूर दिखेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारी घास होगी, फिर एक ट्री बहुत दूर दिखेगा, ठीक है। ये देखो इस फोटो, ये कितनी दूर से किसी ने फोटो लिया, एक ही पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ठीक है। ये खास बात है, यहाँ वो वाला फोटो देखो, वहां पर भी एक पेड़ दिख रहा है ना, ठीक है। तो मतलब क्या, घास लंबी होगी, ट्री की हाइट छोटी होगी, और ट्री दूर दूर होंगे एक दूसरे से, ठीक है, ट्री एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ठीक है। ऐसे क्लाइमेट को आप क्या बोलोगे, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। इस जगह को बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और इसकी ये खासियत है, तो आप दिमाग में रखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है क्या, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, तो आप क्या बोलोगे, हाँ वो ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड हो सकता है, सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। तो सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड की जो लोकेशन थी वो मैंने आपको बता दी, आप इसको बोलोगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। उससे अगले वाले क्लाइमेटिक रीजन में आओ, जरा ये फोटो देखो, फोटो दिखा रही है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, लिखा है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, या फिर ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट, है ना। बताओ बताओ, अभी आएगा ना वो, टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ेंगे ना जब आएगा, हाँ बिल्कुल, वो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था, वो टेम्परेट ग्रासलैंड अभी आएगा, इसी के बाद आएगा। अभी ट्रॉपिकल रीजन पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए ट्रॉपिकल में जो भी आ रहा था मैं वो एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रॉपिकल रीजन में अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल क्लाइमेट पढ़ा एक तो, है ना, फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट पढ़ा, फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डेजर्ट के बीच का रीजन पढ़ा, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या फिर सवाना रीजन, उसके हमने सारे फीचर देखे, है ना। एक वहीं पर बनने वाला फीचर है जो ज़्यादा डेवलप होगा, कहाँ पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको आप बोलोगे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में भी यही फीचर है, क्या, डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन, है ना। ट्रॉपिकल जो मानसून क्लाइमेट है उसका भी फीचर क्या है, डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन। कैसे, आप देखो भाई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखोगे कि 4 महीने की बरसात होती है, जैसे अभी स्टार्ट हो गई, है ना, और नहीं होती जब बरसात तो ड्राई सीजन रहता है ना, ठीक है ना। कुछ नॉर्मल कन्वेंशनल रेनफॉल हो सकती है, लेकिन उसको आप ये नहीं बोलोगे कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है ना, वो तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो 1-2 बारी बारिश पड़ गई, है ना, उस हिसाब से हो सकता है। नहीं तो आप बोलोगे डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिकल मानसून। कहाँ पर डेवलप हुआ है, आप एक बार जरा देखो, यहाँ पर इंडिया के ऊपर, ये चाइना का नीचे का हिस्सा, म्यांमार और ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इस वाले रीजन में आपका ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो डेवलप हुआ है। अब जरा आप एक बारी फोटो देखो, एक बारी फोटो से समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हमने मानसून के बारे में वैसे तो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, पर फिर भी आप एक बारी फोटो से देखने की कोशिश करो, मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की, है ना। देखो एक बार ये वाली फोटो देखो, क्या दिखाना चाह रहा है, वो दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पर समर है और वहाँ पर क्या है, विंटर है ना। समर के मौसम में आपका ITCZ मैंने क्या बोला, यहाँ इंडिया के ऊपर तिब्बत के पास पहुँच गया, है ना, ये इंडिया और ये पूरा J&K, यहाँ से ही तिब्बत होगा ना, यही दिखा रहा है ना। तो ITCZ जो है आपका क्या है, तिब्बत के पास लोकेटेड है। क्यों, समर का टाइम है, देयर इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ITCZ जो है वो सूरज की तरफ जाएगा, और ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो ITCZ ऊपर की तरफ आ गया, कहाँ पर, तिब्बत के ऊपर लोकेटेड है ना। तिब्बत के ऊपर अगर ITCZ लोकेटेड है, मतलब ये वाला रीजन जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस टाइम गर्मी है ना। और आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं वो ITCZ पे जाके कन्वर्ज करती हैं, है ना। आपकी ट्रेड विंड्स कहाँ कन्वर्ज करती हैं, ITCZ पे। अगर ट्रेड विंड ITCZ पे कन्वर्ज करेंगी तो आप देखो, ये नीचे से ट्रेड विंड आ रही है, ये ऊपर की तरफ जाना चाह रही है ना, यहाँ पे कन्वर्ज होना चाह रही है, कहाँ, ITCZ पे, है ना। आपकी जो ट्रेड विंड्स आ रही है वो ऊपर ITCZ पे कन्वर्ज होना चाह रही हैं। अभी इसकी डायरेक्शन अलग कैसे होगी, वो सब हाई प्रेशर लो प्रेशर उसके हिसाब से इसकी, ठीक है। आप क्या समझो कि ऊपर से कुछ विंड आ रही है वो यहाँ पर ITCZ पे कन्वर्ज होंगी, नीचे से कुछ विंड आ रही है तो यहाँ ITCZ पे कन्वर्ज होंगी, है ना। और अगर ITCZ ऊपर लोकेटेड है तो नीचे साउथ वेस्ट मानसून की विंड हमारे जो इंडियन मेन लैंड है उसकी तरफ, अंदर की तरफ आ रही है ना। उसको आप क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट मानसून, उसको आप क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट
मॉनसून। सेकेंड वाली फोटो आपको क्या दिखा रही है? ये वाली फोटो आपको क्या दिखा रही है कि समर खत्म हो गई, विंटर का सीजन आ गया। अगर विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसका मतलब समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर है इसका मतलब ITCZ नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, क्योंकि सूरज जब सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया, सूरज सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है, ITCZ नीचे शिफ्ट कर गया है, तो ऊपर की जो ईस्टर्ली होंगी जो यहाँ कन्वर्ज होती हैं वो यहाँ नीचे अब यहाँ पे जाके कन्वर्ज कर रही है, और नीचे से ये इतने ही रीजन में कन्वर्ज कर रही है, जबकि ये जब ऊपर था तो ये वाली यहाँ तक आ रही थी, है ना, सिंपल बात। तो अगर ये नीचे तक कन्वर्ज कर रही है तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट मानसून, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, मतलब आपके लैंड से सी की तरफ जा रहा है, इसको आपको बोलते हैं सी से लैंड की तरफ आ रहा है ना, तो इसको आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट मानसून आ गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून, है ना, किसकी वजह से ITCZ जो है वो ऊपर शिफ्ट हुआ और ITCZ जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। बात समझ आई? ITCZ का नॉर्थवर्ड मूवमेंट और ITCZ का साउथवर्ड मूवमेंट, उसकी वजह से आपके मानसून विंड्स कहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि साउथ वेस्ट मानसून है या फिर नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून है। ठीक बात है, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है? वही डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन खास बात है किसकी? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की। अगर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में है तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में देखो होता क्या क्या है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आप देखोगे कि छोटा सा पीस ऑफ लैंड होता है ना। अभी हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे दो दो कंट्रीज में अलग अलग है ना। जैसे जहाँ पर आपका ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये ट्रॉपिकल मानसून है, वो कहाँ पर है? इंडिया। और इंडिया में क्या है? लैंड होल्डिंग जो है बहुत कम है ना। मैंने इकॉनमी पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था 1 to 1.5 हेक्टेयर या लेस देन 2 हेक्टेयर आप बोलोगे पर पर्सन आपके इंडिया में लैंड होल्डिंग होती है ना, जो कि अभी और कम होती जा रही है। क्यों? ग्रोइंग पॉपुलेशन से कैसे कम हो जाती है ना, है ना। आ गई ना समझ? कैसे? पक्का समझ आ गई सबको? तो अगर लैंड होल्डिंग कम है तो इस हिसाब से आप यहाँ पर जो है फार्मिंग अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो, है ना। फार्मिंग जो है आप लार्ज स्केल फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि लैंड होल्डिंग कम है ना। इसीलिए लैंड का छोटे से छोटा हिस्सा भी है उसमें भी एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है ना। अच्छे से एक भी कोने को नहीं छोड़ेंगे, है ना, कहीं पर कोई वेस्टेज नहीं करेंगे, तो अच्छे से बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग करेंगे छोटे से एरिया में, ठीक है। कोई भी एरिया नहीं छोड़ेंगे, कोई भी एरिया जहाँ पर भी दिखेगा वहाँ पर कुछ ना कुछ उगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर लैंड होल्डिंग कम है उसी हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बड़ी कम होती है ना। प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि लैंड होल्डिंग कम है। अगर ज़्यादा बड़े लैंड होते उस हिसाब से आप मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर पाते, है ना, उस हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इकॉनमी में बताई थी, याद है? एग्रीकल्चर जब पढ़ाया था, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होगा वहाँ पर कुछ महीने ऐसे होंगे जब जहाँ पर आपको इरिगेशन या पानी मिल जाएगा तो आप उस हिसाब से वहाँ पर वो वाली क्रॉप उगा दोगे, है ना। और जब नहीं होगा तो उस टाइम आप वो वाली क्रॉप नहीं उगा पाओगे, ठीक बात है ना। अगर नहीं होगा तो उस टाइम आप वो वाली क्रॉप नहीं उगा पाओगे। मतलब जैसे साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, तो आप देखो यहाँ पर अगर ये गर्मियों का टाइम है तो यहाँ पर राइस की कल्टीवेशन करने के लिए बेस्ट टाइम है ना। बारिश हो रही है और राइस की कल्टीवेशन करने के लिए अच्छा टाइम है। इंडिया के आप बोलोगे स्टेपल कौन से फूड है तो आप बोलोगे राइस और वीट, है ना, राइस और वीट। आप देखोगे ये वाला रीजन जो होता है वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पे 2 बार ही राइस उगा लेते हैं वो, है ना, 2-3 बार ही राइस उगा लेते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल वगैरह में 2-3 बार ही राइस उगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हर टाइम जो है बारिश होती रहती है, कभी साउथ वेस्ट मानसून से होगी, कभी नॉर्थ ईस्ट मानसून से होगी, पानी मिलता रहता है, इरीगेशन है, गंगा रिवर है, उसकी बहुत सारी हुगली वगैरह है ना, छोटी छोटी वहाँ पे इरीगेशन कैनाल भी बनाए हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से वहाँ पर जहाँ पर अच्छा पानी मिल जाएगा उस हिसाब से वहाँ पर आप राइस का कल्टीवेशन कर पाओगे, है ना, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पर भी लिखा हो वहाँ का ये मतलब, ठीक है। जहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट लिखा हो वहाँ पर ये मतलब होगा। और ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पर डेवलप होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ लिया? आज सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड देख लिया आपने, है ना, जिनको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिनको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और आपने देख लिया ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ
क्लाइमेट। क्या देखा? ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अच्छा, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में एक छोटी सी चीज़ होती है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ। चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जो इंडिया का है ना, वहाँ पर एक और टाइप की कल्टीवेशन होती है। एक तो ये मैंने आपको बता दी क्या कि लैंड होल्डिंग कम है, उस हिसाब से सारे एरिया को यूज़ करेंगे। एक आपकी बुक में लिखा होगा झूम कल्टीवेशन, है ना, एक आपके बुक में लिखा होगा झूम कल्टीवेशन, है ना, झूम कल्टीवेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, यहाँ बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बहुत सारे नाम हैं इसके, है ना। तो एक्चुअल में कौन इसको करता है? तो इंडिया की जो ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, या फिर जो हिली ट्राइब्स है ना, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन की, है ना। मैं एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारे साथ विश्वासघात हो गया, सर ने फोटो तो दिखाई नहीं। किसका? झूम कल्टीवेशन का। आप देखो झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है, स्लैश एंड बर्न, मतलब एक जगह वो कुछ वेजिटेशन करेंगे, एक जगह कुछ वेजिटेशन की जाएगी कुछ टाइम तक, एक बार आप फोटो देख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये दिख रहा है आपको फोटो? एक बार आप ऐसे देख, कोशिश करो आपको सारी फोटो दिख जाए। ये दिख रहा है आपको, जैसे ये रीजन है ना, वहाँ पे वो बीच के जंगल जला दिए हैं ना, जैसे यहाँ पर जला दिया है, यहाँ पर कुछ फार्मिंग कर रहे हैं अभी, यहाँ पर कुछ हो रही है, यहाँ पर बीच में कुछ जगह जो है बर्न कर दी है ना। तो स्लैश एंड बर्न का क्या मतलब है? कुछ पेड़ वगैरह जो हैं उनको जैसे इन्होंने काटा कि अब यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे। बात समझ आ रही है? जैसे किसी जगह पे पेड़ की कटिंग की कि हम यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे, पेड़ को काटा वहीं पर रख दिया, है ना, पेड़ को काटा मानो वहीं पे काट के रख दिया, पेड़ को काटा वहीं पर रख दिया, पेड़ को निकाल दिया मानो, वहाँ पे उस जगह पे क्या किया, प्लो वगैरह किया, उसको एग्रीकल्चर करने के लिए एकदम फिट कर दिया, है ना। उस जगह पे कुछ एरिया में वो उन्होंने कुछ 1-2 साल या 1 साल मानो, एक ही सीज़न 2 सीज़न उन्होंने वहाँ पर कुछ क्रॉप उगाई। झूम कल्टीवेशन का क्या खास बात होती है कि यहाँ पे जो क्रॉप ये उगाते हैं वो बड़ी डाइवर्सिफाइड होती है, अलग अलग टाइप की क्रॉप वो यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है, मोनोकल्चर नहीं होता है, ठीक है। क्या? जैसे आप बोलोगे इंडियन मेन लैंड में मोनोकल्चर होता है भाई, एक पूरी बेल्ट है जहाँ पर सिर्फ राइस उगाते हैं, है ना, एक पूरी बेल्ट है जहाँ पर सिर्फ व्हीट उगाते हैं, है ना। वैसे झूम कल्टीवेशन में ये अलग अलग टाइप की क्रॉप को उगाते हैं, ठीक है। जब वो वाला एरिया जो है इनको लगता है कि अब इसकी प्रोडक्टिविटी जो है, फर्टिलिटी कम हो गई है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उसको वहाँ से जला के वो नए एरिया में पहुँच जाते हैं, है ना। ऐसे नए नए जगह पे जाते हैं, फिर वो जब पुरानी वाली जो जगह होगी वहाँ पर फर्टिलिटी वो रीगेन कर लेगी, है ना, वहाँ पर वापस आ जाएंगे, फिर वहाँ पर करेंगे, फिर नए एरिया में जाएंगे, है ना, फिर उसको कुछ साल के लिए छोड़ देंगे। ऐसे घूम घूम के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते रहते हैं। क्या? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये फर्टिलिटी कुछ साल के बाद रीगेन कर लेती है, ऐसा कुछ आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखो एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, क्या हिस्ट्री में वो 3 टाइप के लैंड अकबर के टाइम पे याद है आपको? अकबर के टाइम पे एक उसका वो था राजा टोडरमल, याद है आपको? उसने लैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, उस हिसाब से वो उस पर टैक्स लेते थे, याद है? बंदोबस्त सिस्टम का नाम है ना, बंदोबस्त सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम। हाँ मतलब लैंड, हाँ तो लैंड को देखते थे ना, जो लैंड सबसे अच्छा है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स, है ना, है ना, वो बंदोबस्त सिस्टम था। तो इसी हिसाब से कि समझने की बात क्या है कि कुछ एरिया जो होता है, जैसे इसी में लिखा होता है जैसे बंजर, इसमें एक जहाँ पे बिल्कुल प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, है ना, एक जगह होती है जिसको बोलते हैं पोलाज, POLAJ, है ना, ठीक है। उस हिसाब से बहुत सारी डिस्टिंक्शन है कि किस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। फिर कुछ एरिया को वो एकदम छोड़ देते हैं 5-10 साल के लिए, वो अपनी फर्टिलिटी वापस से रीगेन करता है,
ठीक है, कुछ साल वहाँ कल्टीवेशन नहीं करवाते, वापस से प्रोडक्ट अपनी फर्टिलिटी और ये सब रीगेन करके वापस से आप वहाँ पर आते हो, फिर वहाँ पर फिर से कल्टीवेशन कर सकते हो, है ना। ठीक है, इस टाइप को आप क्या बोलते हो, स्लैश एंड बर्न सिस्टम या फिर जूम कल्टीवेशन कौन करता है भाई? ट्राइब्स करती हैं ज़्यादातर, ट्राइबल एरिया में या फिर हिली जो ट्राइब्स होती हैं वो ज़्यादा इसको करती हैं नॉर्थ ईस्ट में, है ना। एक दिमाग में चीज़ आ सकती है कि यार स्लैश एंड बर्न करने की वजह से तो काफ़ी पेड़ ये काट रहे हैं और काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, काफ़ी पेड़ ये काट रहे हैं, काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पर आप देखो कि ये ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनका ये अपने नेचर के साथ रहने का एक उन्होंने बैलेंस बना के रखा है ना। वो मेन लैंड की तरह नहीं कि भाई यहाँ पर कुछ बनाना है तो सारे फॉरेस्ट काट दिए, यहाँ पर कोई सिटी डेवलप कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर कुछ, जैसे एक जगह पे उन्होंने पेड़ काटे, यहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर किया, है ना। ठीक है, कुछ उगाया और वो भी डाइवर्सिफाइड। क्या चीज़, एक चीज़ नहीं उगाते, क्या डाइवर्सिफाइड चीज़ उगाएंगे, अलग अलग टाइप के फ्रूट वेजिटेबल जो भी वहाँ पर सूट करेगा उसको उगाएंगे, और वापस से उस पे जब आएंगे तब तक उसकी प्रोडक्टिविटी वापस से ठीक होगी, लैंड जो होगा वापस से फर्टाइल हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई बोले डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होता है तो आप बोलोगे कि जैसे क्या बोलते हैं कि इसके कॉन्स कम है, इसके प्रोज ज़्यादा हैं। ठीक है, क्या इसके नुकसान जो है इसके ज़्यादा हैं, जूम कल्टीवेशन के नुकसान ज़्यादा हैं। क्या 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 नुकसान है? नहीं, तो आप देखो कि फॉरेस्ट रिप्लेस नहीं होते, लेकिन अभी जंगल कहीं पर है तो जंगल तो ऐसा तो नहीं है किसी ने, सुनो भाई सुनो, अगर किसी जगह पे जंगल है तो ऐसा थोड़ी है किसी ने वहाँ पे बीज फेंके तो आज जंगल उग गया, ऐसा नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ, ऐसा अगर आज आपको कहीं जंगल दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है ना किसी ने वहाँ पे कहीं पे बीज फेंके थे और आज वहाँ पे पेड़ उगे हैं, नहीं है ना ऐसा। इसका मतलब क्या है, वो जो फोर्सेस ऑफ द नेचर है, क्या विंड वाटर, इसकी वजह से वहाँ पर बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और वहाँ पर आपका ट्री उग जाता है। ऐसे ही आपके जंगल बनते हैं, है ना, ऐसे ही बनते हैं ना, ऐसे ही होता होगा। तो जैसे आप देखो कि किसी जगह पे फायर लगती है ना, किसी जगह पे फायर, ये एक चीज़ थी जो सवाना ग्रासलैंड में भी थी। मैं बताता हूँ आपको, सेम चीज़ किस में थी, सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड में भी। जब भी किसी जगह पे, जैसे आप सुनते हो कि जंगलों में आग लग गई, है ना, आप सुनते हो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फॉरेस्ट फायर हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण फॉरेस्ट फायर हो गया। उसकी वजह से एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मानो इसमें मानो कोई फ्रूट था, उसके कुछ बीज थे, हवा जैसे बहुत ज़्यादा चलती है, हवा बहुत ज़्यादा जैसे चलती है, उसके कारण जो इसके बीज होते हैं वो आगे पीछे ट्रैवल करते हैं। अब ये मत सोचना कि आग लग गई तो सारे पेड़ फना हो गए तो भाई उसमें उसके बीज भी चले गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हवा के कारण या विंड के कारण इसके सारे बीज आगे पीछे जाते रहते हैं और अपने आप भी वहाँ पर जो होगा नया पेड़ उग जाएगा। ऐसा नहीं है, आप इसमें ये नहीं बोलोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो उसके कारण ये वाली कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए। आप बोलोगे कि हाँ इसमें कुछ डिफॉरेस्टेशन होती है, लेकिन फिर भी ये इसके जो कॉन्स हैं, जिस हिसाब से ये इन्होंने अपना नेचर के साथ अपनी बैलेंसिंग बिठाई हुई है, वो इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू अगर एकदम पूरे ट्रैक्ट को खाली करके और हर जगह आप पेड़ काटते जाओ और वहाँ पर एग्रीकल्चर करते जाओ। बात समझ आ रही है भाई? ये अगर एक जगह पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि नई जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ इन्होंने काटा, वहाँ पर इन्होंने कुछ एग्रीकल्चर किया, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर वापस नहीं आ रहे, तो एक हद से ज़्यादा पेड़ नहीं कटेंगे। आप बात समझ रहे हो? किसको जूम कर रिस्ट्रिक्ट करने का? देखो भाई, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ठीक है, दिमाग, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उनके दिमाग में ये है कि इसमें से थोड़ी बहुत मतलब कटिंग नहीं होनी चाहिए ये सब, लेकिन वही सारी चीज़ें हैं कि एक्चुअल में ये अगर वुड कटिंग करेंगे तो इससे फिर भाई इनके पास जैसे एलपीजी सिलेंडर नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है, तो फिर ये फायरवुड पर डिपेंडेंट है। तो सिर्फ जूम कल्टीवेशन का सिर्फ डिफॉरेस्टेशन करने से वो नहीं है, उसके और बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो चाह रहे हैं कि ये पेड़ ना काटे और उससे एक्चुअल में जो और नुकसान हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। बात समझ रहे हो? ठीक है, बात समझ रहे हो? वो उसका कहने का मतलब है। तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? जूम कल्टीवेशन। कहाँ पर आपको दिखेगा? इंडिया के मेन लैंड में जो हिली रीजन होंगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन होगा, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो होगी वो ये टाइप की कल्टीवेशन करती है। बात समझ आई? जूम कल्टीवेशन के लिए अगर ये पेड़ काट रहे हैं और अगर ये ट्राइबल रीजन है तो आपको लगता है इनके पास कोई गैस सिलेंडर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना।
अगर इसके पास गैस सिलेंडर नहीं होगा, पेड़ काट रहे हैं, तो फिर वो पेड़ फेंक तो नहीं देंगे, है ना, फिर वो सारी वुड को यूज़ करेंगे, उस पर खाना बनाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, तो वहाँ पे उससे अलग अलग रीज़न है ना, उससे पॉल्यूशन होगा ज़्यादा, है ना, उससे डेथ होंगी जैसे होती हैं, इसलिए वो पहल स्कीम लाई कि भाई वो आप लकड़ी काट के खाना नहीं बनाओ, ये सारी चीज़ें, है ना, तो वो सारी चीज़ें भी इससे साथ आप मिक्स करो, उस हिसाब से आप इसका एक आंसर बनाओगे। ठीक है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसको हमने देखा, उसमें ये झूम कल्टीवेशन के बारे में एक बार देखा कि झूम कल्टीवेशन क्या होती है। वहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो एक टाइप का क्लाइमेट है जिसको आप क्या बोलते हो, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इसको आप क्या बोलते हो, टेम्परेट ग्रासलैंड। एक चीज़ देखी हमने जिसको क्या बोला था, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, है ना, एक चीज़ थी जिसको क्या बोला था, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में बन रहा था उसको हमने बोला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जो कि टेम्परेट रीजन में बन रहा है उसको आप क्या बोलोगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। उनको आप क्या बोलोगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अलग अलग टाइप के नाम है, टेम्परेट ग्रासलैंड के अलग अलग टाइप के नाम। जैसे यहाँ पर जो बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, प्रेरीज, है ना। यूएसए में जो डेवलप होगा टेम्परेट ग्रासलैंड उनको आप बोलोगे प्रेरीज। वैसे यहाँ पर जो डेवलप होगा उनको आप बोलोगे पम्पास, है ना। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पम्पास ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पर जो डेवलप हुआ इसको आप बोलते हो स्टेपे, है ना, स्टेपे, ठीक है। वैसे ही जो ग्रासलैंड यहाँ पर डेवलप हुआ उसको आप क्या बोलते हो, डाउन्स, है ना, TOWNS, है ना, डाउन्स। और जो यहाँ डेवलप हुआ उसको आप क्या बोलते हो, वेल्ट, ठीक है। ये इसके अलग अलग टाइप के नाम है, ये डाउन और ये वेल्ट, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। इस स्टेपी रीजन में भी एक अलग से हंगरी रीजन है, एक और नाम होता है इसमें, एक मिनट आराम से। इस हंगरी रीजन में जो अलग से ग्रासलैंड बनता है उसको पूछताछ बोलते हैं ना। अब आपस से सुनो, क्या टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड बनते हैं उनके अलग अलग टाइप के नाम है ना। जैसे ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड बन रहा था उसको हमने क्या बोला, सवाना ग्रासलैंड, है ना। वैसे टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड बन रहे हैं उनके अलग अलग टाइप के नाम है। ये नॉर्थ अमेरिका में जो बन रहा है उसका नाम है प्रेरीज। ये साउथ अमेरिका में जो बन रहा है उसका नाम है पम्पास। ये इस जगह पे जो बन रहा है उसका नाम है स्टेपीज। इस जगह जो बन रहा है उसका, हंगरी जगह पे जो बनता है उसका नाम पूछताछ। साउथ अफ्रीका वाली साइड यहाँ पे जो बनेगा उसको बोलते हैं वेल्ट, और ऑस्ट्रेलिया में जो बनेगा उसको बोलते हैं डाउन्स। ठीक है, ठीक बात है, बात समझ आ गई। बात समझ आ गई तो एक बार आप देखो ये फोटो, ये फोटो दिख रही है, ये फोटो दिख रही है, ये फोटो दिखती है। ये फोटो आप देखो, आपने इंग्लिश मूवी देखी होंगी, है ना। इंग्लिश मूवी में दिखाते हैं वो मस्त सी घास होती है और उसमें घोड़े ऐसे खा रहे होते हैं, सो आप बोलते हो ये कितनी अच्छी घास है, हमारे घर पे लगी होनी चाहिए ऐसे, है ना। समझ रहे हो, ऐसे टाइप के जो ग्रासलैंड होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना। टेम्परेट ग्रासलैंड दिखने में सुंदर है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड। इनकी जो ग्रास होती है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है। जो ग्रास होती है टेम्परेट ग्रासलैंड की काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। फिर ये जो एरिया है टेम्परेट ग्रासलैंड का, ये कंटिन्यूसली वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में रहता है। जो एरिया है टेम्परेट ग्रासलैंड का जो एरिया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूसली वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में रहता है। किसके इन्फ्लुएंस में, वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में रहता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, ये भी पता चल गया। टेम्परेट ग्रासलैंड में आप देखो कि दूर दूर तक घास है, पेड़ है ही नहीं, दिख रहा है, दूर दूर तक घास है, पेड़ है ही नहीं। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो ग्रास है उसकी हाइट छोटी है और काफ़ी लंबे स्ट्रेच तक जो है आपकी ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ठीक है, दिख रहे हैं। इनके अलग अलग टाइप के नाम है। क्या नाम था भाई, आपने देखा, इनको बोलते हैं प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पम्पास इन साउथ अमेरिका, स्टेपीज इन यूरोप और ये वाला एशिया का जो रीजन है, ठीक है, और वेल्ट इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया।
फिर टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में क्या खास बात है भाई? टेम्परेट ग्रासलैंड वाली जो जगह है, टेम्परेट ग्रासलैंड वाली जो जगह है, यहाँ पर क्या चीज़ उगाई जाती है? टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या चीज़ उगाई जाती है? देखो जैसे वीट है ना, वीट या मेज, क्या चीज़? राइस नहीं उगती है, रेन वाली बात नहीं है। राइस को उगने के लिए और वीट को उगने के लिए टेम्परेचर वाला भी तो चक्कर है ना, समझ रहे हो ना? राइस को क्या चाहिए? उसको सनशाइन चाहिए और धूप, थोड़ी गर्मी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। वीट को टेम्परेचर कम चाहिए, और ये टेम्परेट रीजन है तो उतनी ज़्यादा गर्मी राइस को मिलेगी नहीं, उसका जो पकेगा नहीं राइस, है ना, समझ रहे हो, है ना? तो इस रीजन में क्या उगेगा आपका? दो चीज़ें, तीन चीज़ें एक्चुअल में ज़्यादा उगती हैं। वीट भी उगता है, मेज़ भी उगता है, किसी किसी जगह पे कॉटन भी उगेगा, किसी किसी जगह पे। ये जो अलग अलग रीजन थे ना टेम्परेट ग्रासलैंड के, उसमें से कोई रीजन होगा जहाँ पर कॉटन भी उगेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे आप देखो, जैसे आप इस फोटो को देखो, जैसे आप इस फोटो को देखो, तो ये रीजन क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिनको आप बोल रहे हो प्रेरीज। यहाँ पर क्या उगता है? वीट उगता है, मेज उगता है। यहाँ पर जो वीट और मेज उगेगा वो एक्चुअल में खाने के लिए उसका यूज़ नहीं होता है ना? यही चीज़ हम देखेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो वीट और मेज है उसको उगाते हैं। पहले, इससे भी पहले इधर आओ आप, ये वाली फोटो देखो। इससे पहले आप इधर आओ, ये वाली फोटो देखो। देखो वो क्या लिखा मैंने? ट्रक फार्मिंग लिखा है। ट्रक फार्मिंग, वो बड़ा सा ट्रैक्टर वो दिख रहा है आपको, ट्रक जैसा कुछ है ना, दिख रहा है? तो ट्रक फार्मिंग कहाँ का फिनोमिना है? ट्रक फार्मिंग फिनोमिना है जहाँ पर आपके टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। कहाँ पर? टेम्परेट ग्रासलैंड। वो भी किस किस के? जैसे मानो कि प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका या फिर स्टेपे रीजन, है ना? यहाँ पर क्या ट्रक फार्मिंग की जाती है। ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? इंडिया के जो लैंड होल्डिंग थी छोटी थी, है ना, आप बड़ी ज़्यादा वहाँ पे मैकेनाइज चीज़, मैकेनाइज एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हो। ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया ऑफ लैंड हो, जहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर हो रहा है, समझ रहे हो? और बड़े बड़े वास्ट एरिया ऑफ जो लैंड होते हैं वो एक ही बंदे के अंडर होते हैं, सब उसी का है। तो वो बड़ी बड़ी जो ट्रक्स, मशीनरी यहाँ पर लेकर आता है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ उगाता है, फ्रूट्स उगाता है, वेजिटेबल्स उगाता है ना? मेज उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं। इस चीज़, ऐसे टाइप ऑफ फार्मिंग को आप क्या बोलोगे? ट्रक फार्मिंग, ठीक है? ऐसे टाइप ऑफ फार्मिंग को आप क्या बोलोगे? ट्रक फार्मिंग, ठीक है? ट्रक फार्मिंग से आप वापस यहाँ आ जाओ, ये वाली फोटो क्या है? हाँ, ट्रक फार्मिंग से आप वापस यहाँ आ जाओ। वापस आप यहाँ आ जाओगे तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, प्रेरीज में मैंने क्या बताया? क्या उगा रहे हैं? वीट, मेज, कॉटन। वैसे यहाँ पर वीट, मेज, कॉटन, वीट, मेज, कॉटन। यहाँ पर इस एरिया में एक जगह जहाँ पर कॉटन उगाते हैं, यहाँ नहीं उगाते। वीट, मेज, वीट, मेज, वीट, मेज, है ना? आप देखो ये स्टेपी रीजन में आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ वाला रीजन है, यहाँ पे आपका यूक्रेन भी है ना? है ना? स्टेपी रीजन में आपका यूक्रेन दिख रहा है भाई। अगर ये इंडिया है, ये आपका, ये यहाँ पर ईरान है ना? यहाँ पर आपकी वो दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्री होंगी, ये ऊपर आ गया ना यूक्रेन यहाँ, है ना? इसलिए यूक्रेन में क्या वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है ना? तो जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पर अगर वीट और मेज को उगाया जाता है तो इसको उगाने के बाद किसको देते हैं? एनिमल्स को, है ना? यहाँ पर वीट और मेज जो है, आप क्या बोलोगे? टेम्परेट ग्रासलैंड में वीट और मेज जो उगाई जाती है वो खाने के लिए नहीं उगाई जाती है ना? ठीक है? टेम्परेट ग्रासलैंड में वीट और मेज खाने के लिए नहीं उगाई जाती है। टेम्परेट ग्रासलैंड में वीट और मेज उगा कर एनिमल्स को खिलाया जाता है। एनिमल्स की जाती है फैटनिंग। क्या? फैटनिंग, मोटा किया जाता है उनको, है ना? खिला खिला के चर्बी, फैटनिंग ऑफ एनिमल। किसकी? जैसे मानो शीप, ये सारी, गोट, है ना? पिग बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, पोर्क वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, या काऊ वगैरह, बीफ इंडस्ट्री भी होती है वहाँ पर बहुत सारा, है ना? ठीक है? उनको ये वीट और मेज खिला के उनकी करते हैं फैटनिंग। उनको यहाँ से लेकर जाते हैं यहाँ पे ग्रेट लेक्स के पास, है ना? यहाँ ग्रेट लेक्स है, यहाँ पर फिर उनकी होती है स्लॉटरिंग। यहाँ पर आपकी मीट इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई है, मीट इंडस्ट्री, ये ग्रेट लेक्स के पास। अभी आप ध्यान में रखो, इधर ग्रेट लेक्स के पास, अभी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है? ठीक है? ग्रेट लेक्स के पास आपकी मीट इंडस्ट्री डेवलप हुई है। वहाँ पर ये सारे जाते हैं, स्लॉटिंग होती है, मीट डेवलप होता है, और कुछ यहाँ पर खाते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। बात समझ आई?
इसलिए आप क्या बोलोगे, इन जगहों पे वीट और मेज उगती है लेकिन खाने के लिए ज़्यादा नहीं उगती। जैसे प्रेरीज ऑफ यूएसए में खाने के लिए नहीं उगती, लेकिन एक्चुअल में क्या, फैटनिंग ऑफ एनिमल के लिए यूज होती है, बाद में स्लॉटरिंग करके यहाँ पे मीट इंडस्ट्री को डेवलप हुआ है ना। ठीक है, वैसे आप जो ये रीजन है स्टेपीज ऑफ यूरोप है ना, स्टेपीज ऑफ यूरोप जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, कहाँ के, यूरोप के, उनको क्या बोलते हैं, वीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड है ना, वीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड। वीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड आपको कोई बोले तो आप क्या बोलोगे, स्टेपी रीजन। कौन सा रीजन, स्टेपी रीजन जो है वो आपका क्या है, वीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड। स्टेपी रीजन इज वीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहीं पे स्टेपी रीजन के पास बीच में किसी कंट्री में यहाँ पर कहीं पे कॉटन उगाया जाता है, किसी कंट्री में कॉटन भी उगाया जाता है। ठीक है, तो इन ऐसे जो जगहें होंगी उनको आप क्या बोलोगे, टेम्परेट ग्रासलैंड। हाँ वो सारा है ना, भाई आ रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उनका नाम क्या है, डाउन्स है ना। और यहाँ पर आपकी कौन कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, क्या यहाँ पर भी आपकी जो है मीट इंडस्ट्री डेवलप हुई है ना, मीट इंडस्ट्री, फिर डेयरी इंडस्ट्री, दूध भी निकाल लेते हैं है ना, डेयरी इंडस्ट्री बहुत है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में ही डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए इंडिया जो है आरसीईपी को ज्वाइन नहीं कर रहा था है ना। याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था इकॉनमी, आरसीईपी इंडिया ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, दो कारण थे, एक यहाँ का डेयरी इंडस्ट्री और एक चाइना अपना वहाँ का माल इंडिया में डंपिंग कर देगा है ना, याद आया। तो ऐसी जगहों को आप क्या बोलोगे, टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड के जगह के आपने नाम देखे, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड के जगह के आपने नाम देख लिए। अब आप बताओ, आप यही पूछ रहे थे, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना पंपा और ये वो कुछ नाम, ठीक है, ये पूछ रहे थे। तो आप एक काम करो, अपना एटलस खोलो, जल्दी से एटलस खोलो। जल्दी से एटलस एक बार सारे खोल लो। ठीक है, आप खोल लो और पहुंच जाओ जहां पर आपका यूएसए है, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पे आ जाओ जल्दी, पेज नंबर 82 पे आ जाओ। पेज नंबर 82 में जैसे ही आप आओगे वहां पर लिखा है ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स में लिखा है येलोस्टोन नेशनल पार्क और वहां लिखा है प्रेरीज। करो जरा मार्क, दिख रहा है, दिखा, यहां लिखा है ग्रेट प्लेन्स येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहां लिखा है प्रेरीज, दिखता है, ठीक है, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दिख गया, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जल्दी से आ जाओ साउथ अमेरिका पे, साउथ अमेरिका में आ जाओ। साउथ अमेरिका में आ जाओगे तो वहां बड़ा बड़ा लिखा है पंपास, दिख रहा है, क्या लिखा है, पंपास लिखा है। लिखे पंपास, ठीक है भाई, समझ आ गई, पंपास लिखा है। तो आप आ जाओ जरा पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 नीचे ही आ जाओ, एकदम अफ्रीका के नीचे, अफ्रीका के नीचे वहां लिखा है कालाहारी डेजर्ट, दिखता है, कालाहारी डेजर्ट, दिखा है, कालाहारी डेजर्ट के राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, हाई वेल्ड, VELD लिखा है, लिखा है हाई VELD, वेल्ड लिखा है ना, हाई वेल्ड, ये क्या है, ये वो वेल्ड्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है, वेल्ड मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, बात समझ आ रही है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है।
वहाँ से आप मुड़ो, आ जाओ पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 में जैसे ही आप आओगे वहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप आओगे तो वहाँ कहीं पर डाउन लिखा होना चाहिए, देखते हैं ज़रा लिखा है। नहीं लिखा है यहाँ पर, है ना? मैप में तो नहीं लिखा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मैप में नहीं लिखा है तो आपको ऑस्ट्रेलिया समझ आ रहा है ना, इस एरिया में, है ना? यहाँ पर देख लेना आप, ठीक है? डाउन्स ऑफ साउथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया, है ना? डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बात समझ आ गई ना? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, छोड़ दो मैप, हो गया, खा लो आप जो खाना था। चलो आ जाओ। नहीं है, नहीं दिख रहा। तो हमने क्या देख लिया? ट्रॉपिकल, पहले हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखा, उसका नाम क्या होता है? सवाना। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है उसका नाम क्या होता है? ये प्रेरी, पाम्पा, वेल्ट, डाउन, स्टेपी, ये उसका नाम है ना? फिर हमने देखा ट्रॉपिकल मॉनसून, है ना? उसमें इंडिया को देखा कैसे ITCZ ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, उस हिसाब से कैसा टेम्परेचर वहाँ पे बनेगा, कैसा कल्टीवेशन वहाँ पर होगी, क्या क्या चीज़ें उगेंगी, है ना? क्या झूम कल्टीवेशन होती है ना? स्लैश एंड बर्न, ठीक है? फिर आप आ जाओ एक टाइप ऑफ क्लाइमेट पे, इधर आ जाओ, इसको भी एक बार देख लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं मतलब आज की क्लास। ऐसे तो अभी बहुत सारे रीजन है। एक क्लाइमेट रीजन होता है जिसको क्या बोलते हैं? वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, है ना? वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, या फिर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या चीज? वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन अगर कहीं पे लिखा हो तो क्या मतलब है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। क्या मतलब? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। क्यों? वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट जो है उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मेडिटेरेनियन रीजन में सबसे ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है ना? इस मेडिटेरेनियन रीजन में सबसे अच्छे से डेवलप हुआ है आपका वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, इसलिए उसको बोलेंगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ऐसे ही आप देखोगे कि एक होता है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, है ना? एक होता है वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, वो क्या है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। एक होगा वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, उसको आप बोलोगे यहाँ पे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना? देखेंगे कल, क्या पता आज ही देख लें। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है उसकी खास बात क्या है, पहले आप देखो डेवलप कहाँ कहाँ हुआ है। इस रीजन में डेवलप हुआ है सबसे अच्छा। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो मेडिटेरेनियन सी में ही अच्छे से डेवलप होगा, तो मेडिटेरेनियन रीजन में अच्छे से डेवलप हुआ है। ये छोटा सा रीजन किसका? अमेरिका का। जगह कौन सी है? कैलिफोर्निया, है ना? कैलिफोर्निया, ये छोटा सा रीजन यहाँ का। कौन सी जगह है ये? साउथ अमेरिका, चिली, है ना? और यहाँ पर ये छोटा सा रीजन नीचे ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर भी आपका कुछ थोड़ा सा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट डेवलप हुआ है। अब मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की खास बात क्या है? अगर कहीं पर लिखा हो विंटर रेन, अगर कहीं पर लिखा हो विंटर रेन, तो आप क्या बोलोगे? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर किसी जगह पे सर्दी में बारिश हो रही हो तो आप क्या बोलोगे? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मतलब गर्मियाँ जो है वो ड्राई रहेंगी और बारिश कब होगी? सर्दी के सीजन में। बारिश कब होगी? बारिश होगी सर्दियों के सीजन में, और ड्राई जब रहेगा तो गर्मियों में ड्राई रहेगा, सर्दियों में बारिश होगी। ऐसा फीचर है किसका? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का ये फीचर है, ठीक है? अब देखो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या खास बात है? अगर विंटर में यहाँ बारिश हो रही है ना, और समर ड्राई है, उस हिसाब से यहाँ वेजिटेशन होगी, उस हिसाब से यहाँ पर वो टाइप की इंडस्ट्री डेवलप होगी, है ना? तो मेडिटेरेनियन रीजन किस चीज़ के लिए मशहूर है? मेडिटेरेनियन रीजन जो है इस चीज़ को, जैसे स्टेपी को आपने बोला व्हीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स, है ना? अभी आ रहे हैं वाइन पे भी भाई।
सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, सिट्रस फ्रूट्स का कल्टीवेशन है ना। सिट्रस फ्रूट्स का सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन में। मेडिटेरेनियन रीजन में सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन होगा सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर क्या होगा, ग्रेप्स हो गया ना, सिट्रस फ्रूट हो गया ना वो। फिर वाइन इंडस्ट्री डेवलप होगी, है ना। वाइन, वाइन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पर। अच्छा, अगर मैं बोलूँ विटीकल्चर तो क्या होता है, विटीकल्चर क्या होता है, ग्रेप्स, है ना। अगर मैं बोलूँ सीरीकल्चर तो क्या होता है, सिल्क वाला, है ना, सिल्क वाला, उसको बोलते हैं सीरीकल्चर। और विटीकल्चर किसको बोलते हैं, तो आप लिख लो विटीकल्चर, है ना। आप बोलो विटीकल्चर डेवलप हुआ है कहाँ पर, मेडिटेरेनियन रीजन में विटीकल्चर डेवलप हुआ है, मतलब ये ग्रेप्स और उससे वाइन को बनाना, वो सब क्या है, विटीकल्चर, है ना। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे क्या होते हैं, विनयार्ड्स, है ना, है ना। देखा होगा आपने मुंबई के आसपास वो बड़े सारे विनयार्ड्स है ना, वहाँ पे बुलाते हैं वाइन टेस्टिंग के लिए, है ना, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर विटीकल्चर डेवलप हुआ है, रेन विंटर में पड़ रही है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, अब विटीकल्चर जब डेवलप हुआ तो अलग अलग टाइप की यहाँ पे वाइन है ना। अब वो अलग अलग टाइप के वाइन के अलग अलग टाइप के नाम भी हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई वाइन के अलग अलग टाइप के नाम वो जीआई इंडिकेटर की तरह है ना, समझ रहे हो। अगर एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ स्पेन में बन रही है तो ही उसको आप वो चीज़ बुला सकते हो, अगर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइन फ्रांस में बन रही है तो ही आप उसको वो चीज़ बुला सकते हो। बात समझ आई। जैसे फॉर एग्जांपल पोर्टुगल में बनने वाली एक वाइन होती है जिसको बोलते हैं पोर्ट वाइन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट वाइन। वैसे ही फ्रांस में बनने वाली जो वाइन होती है उसको आप बोलते हो शैंपेन। बात समझ आ रही है, हाँ, जो फ्रांस में आप वाइन बनेगी उसको आप क्या बोलोगे, शैंपेन। वैसे ही पोर्टुगल में कोई वाइन बनेगी तो उसको आप बोलोगे पोर्ट वाइन, ठीक है। वैसे स्पेन में कोई अलग से वाइन बनती है उसका अलग से नाम है, पर ये इसका नाम आप याद करके क्या करोगे। बात समझ आनी चाहिए, क्या है कि विटीकल्चर डेवलप होता है, वाइन यहाँ पर बनती है ना। और ऑलिव्स यहाँ पर डेवलप होते हैं, तो ऑलिव्स का यहाँ पर खाने में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है ना। ऑलिव्स यहाँ पर उगते हैं ना, है ना। पर फिर क्यों आप, क्योंकि फिर वेस्टर्न सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो तो आप बोलते हो मम्मी आप क्या सरसों के तेल में खाना बनाते हो, ऑलिव ऑयल लेकर आते हैं। क्यों भाई, उनका वहाँ पर उगता है तो वो खाते हैं, वहाँ सस्ता पड़ता होगा। बात समझ रहे हो, अभी उनके वहाँ ऑलिव उगता है तो वहाँ सस्ता पड़ता होगा, आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट करके आ रहे हैं 900 रुपये किलो है, तो क्यों खाओ आप ऑलिव ऑयल। न्यूट्रिशियस होता है भाई, ठीक है, न्यूट्रिशियस के चक्कर में आप एवोकाडो भी ला दो, 300 रुपये का एक पीस मिलता है, समझ रहे हो। उसमें उससे अच्छा आपको न्यूट्रिशन किसी और में मिल जाएगा। सरसों का तेल हमारी यहाँ की डाइट के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक बात है, बात समझ रहे हो। तो कहने का ये मतलब है कि आप क्योंकि वेस्टर्न सभ्यता को ज़्यादा महत्व देते हो कि इंडियन तो ऐसे ही होते हैं वो सब, उसके चक्कर में आपकी फूड हैबिट भी जो है बदल रही है ना। हम तो खाने में ऑलिव ऑयल खाएंगे, वैसी चीज़ें, है ना। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑलिव उगता है क्यों, इसलिए भाई वो ऑलिव ऑयल खाते होंगे इतना ज़्यादा, है ना, सस्ता मिलता होगा तो खाएंगे, ठीक है। और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में क्या खास बात है, खास बात उसके बारे में 3 है। क्या, विंटर में रेन होगी, विटीकल्चर डेवलप होगा, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, या ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हो इनको, क्या, ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, फ्रूट बहुत ज़्यादा उग रहा है ना यहाँ पर, है ना, फ्रूट्स वगैरह सबसे ज़्यादा उग रहे हैं यहाँ पर, ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है, ये बोल दिया। फिर आप याद करो ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो तो भाई अपने इंडिया में भी डेवलप होता है ना। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या है, विंटर में रेन, है ना। तो हमारे जम्मू कश्मीर हिमाचल में क्या है, विंटर में रेन होती है ना, होती है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे तो समर में भी रेन हो जाती है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो हमने देखा था, याद आई, याद आई। तो वो क्या रहा था, याद करो, सुनो सुनो, वापस से इधर आ जाओ, धीरे धीरे, तेजी नहीं करनी, है ना। अगर सर्दियों का मौसम है, यहाँ पर हो रही है बारिश, है ना। अभी गर्मियों का मौसम था तो आप मानो आपका ITCZ ऐसे जा रहा था कहीं से, है ना, याद आई। और जैसे जैसे आपका ITCZ शिफ्ट होता है उसके हिसाब से आपकी क्या शिफ्ट होती हैं, प्रेशर बेल्ट।
उसके हिसाब से आपकी जेट स्ट्रीम भी जो है वो ऊपर नीचे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी भाई। अगर उसके हिसाब से आपकी जेट स्ट्रीम ऊपर नीचे जाएगी तो आप याद करो, पहले आप एक और चीज़ देखो, वो भी गोली मारो। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर गर्मियों में बारिश क्यों नहीं हो रही है, सर्दियों में बारिश क्यों हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? भाई गर्मियों के टाइम ये वाला एरिया ईस्टर्ली के यहाँ पर आएगा, ऐसे यहाँ पे विंड ऐसे कन्वर्ज हो रही होगी, है ना। गर्मियों के टाइम पे आप देखो ना भाई, ये कौन सा रीजन है, ये इक्वेटर होगा आपका, यहाँ पर कहीं पे होगा ना, यहाँ पर कहीं पे इक्वेटर होगा, चलो यहाँ पर कहीं पे इक्वेटर होगा ना, यहाँ पर कहीं पे इक्वेटर होगा, तो ऐसे करके विंड ऐसे तरफ आ रही होंगी, इसकी तरफ, किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ आ रही होंगी, विंड इक्वेटर की तरफ आ रही होंगी। विंड इक्वेटर की तरफ अगर आ रही होंगी तो इस टाइम गर्मियों के टाइम पे ये बारिश नहीं करवा पाएगा, गर्मियों के टाइम यहाँ पर बारिश नहीं होगी। सर्दियों के टाइम पे क्या होगा, क्योंकि ITCZ जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया होगा, ITCZ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो सर्दियों के टाइम इस जगह पे क्या चलेगी, वेस्टर्ली। सर्दियों के टाइम पे क्या होगा भाई, आपकी विंड्स जो है ईस्टर्ली वेस्टर्ली, वो तो मैंने आपको बताया था ना जिस दिन ग्लोब बनाया था कि ITCZ के हिसाब से बता रहा हूँ कहाँ चल रही है। अब ITCZ नीचे चला गया तो वेस्टर्ली भी नीचे आ गई, ITCZ ऊपर चला गया तो वेस्टर्ली और ऊपर चली गई। बात समझ आई? तो जब सर्दियों का मौसम होगा, ITCZ नीचे चला गया होगा, तो ये वाला एरिया जो है वो वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, तो वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आएगा, इसलिए यहाँ पर सर्दियों में बारिश हो जाएगी। और गर्मियों में वेस्टर्ली का इन्फ्लुएंस होगा नहीं, तो गर्मियों में ड्राई रहेगा। बात समझ आई? अगर कोई रीजन पूछ ले, ठीक है, आप पूरा रट्टा मार के मेरे को सब याद हो गया, यहाँ पे तो विंटर में रेनफॉल होती है ना, फिर आपका SR कॉलेज वाला दोस्त आ जाए, भाई बता यहाँ पर क्यों नहीं होती गर्मियों में रेनफॉल, तो आप रीजन बता पाओगे उसको। क्या आप बोलोगे? भाई गर्मियों के मौसम में यहाँ पर वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में होता ही नहीं है, ईस्टर्ली चल रही होती है, और जैसी सर्दियाँ आती हैं ITCZ नीचे शिफ्ट होता है, ITCZ नीचे शिफ्ट होने की वजह से ये एरिया वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस के आने की वजह से यहाँ पर बारिश हो जाती है। बात समझ आई? बात समझ आई? अच्छा, ये समझ आ गया। अभी सर्दियों का टाइम है, यहाँ पर बारिश हो रही है, तो यहाँ से आपकी कौन सी विंड जा रही है? एक जेट स्ट्रीम जा रही है, क्या ऐसे करके जेट स्ट्रीम जा रही है, कौन सी? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या जा रही है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। नहीं जा रही, यहाँ से जा रही है आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मानो कि आपकी यहाँ से चलती थी नॉर्मल ऐसे करके, और हिमालय के ऊपर से जाती थी, है ना, ठीक है। अब मानो क्या हो गया, सर्दियों का टाइम आ गया, ITCZ नीचे चला गया, जेट स्ट्रीम भी नीचे की तरफ आ रही है, जेट स्ट्रीम भी नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है, वो जैसे नीचे की तरफ आना चाहती है, बीच में हिमालयाज हैं, ठीक है, तो वो दो ब्रांच में टूटती है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, जेट स्ट्रीम चल रही है यहाँ पर ऐसे करके, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बीच में हिमालयाज की हाइट बहुत ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? हिमालयाज की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक तो चलेगी हिमालय के पास, एक जो टूट के नीचे आना चाह रही थी, कुछ तो नीचे आ जाएगी, कुछ उसका पार्ट ऊपर ही रह जाएगा हिमालय के पास, है ना। बात समझ आ रही है? हिमालय की वजह से आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दो हिस्सों में टूट जाएगी। दो हिस्सों में जैसी वो टूटेगी, सर्दियों का टाइम है, यहाँ से जब ये लेकर आ रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ से काफ़ी मॉइस्चर इसने लिया, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको लेकर आई, ऊपर के हिस्से में, ऊपर वाली जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी वो इधर माउंटेन रीजन में करा देगी स्नोफॉल, जो नीचे की तरफ आ रही थी ये दिल्ली और पंजाब हरियाणा, यहाँ पे करा देगी बारिश। बात समझ आई? इसीलिए क्या विंटर सीजन में हमारे यहाँ पे बारिश हो जाएगी। क्यों विंटर सीजन में हमारे यहाँ बारिश इसलिए हो जाएगी क्योंकि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ आना चाह रही है, ये एरिया वेस्टर्ली के अंडर पे आ गया है, यहाँ पे हो रही है बारिश, यहाँ से आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम सारे बादल उठा के, सारा मॉइस्चर वाले क्लाउड उठा के इस डायरेक्शन में चल रहा है। इस डायरेक्शन में क्यों चल रहा है भाई? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की यही डायरेक्शन है। बात समझ आई? इसलिए सर्दियों में यहाँ पे क्या होगी? रेनफॉल। तो रेनफॉल यहाँ पे सर्दियों में कहाँ हुई? नहीं बारिश नहीं, रेनफॉल यहाँ सर्दियों में कहाँ हुई? मैंने बोला जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाती ना, इससे ज़्यादा नीचे जाएगी नहीं। तो ऐसा रीजन जो होगा उसको आप बोलोगे, ऐसा जो क्लाइमेट होगा उसको आप बोलोगे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में सर्दियों में बारिश क्यों होती है, गर्मियों में बारिश क्यों नहीं होती, कैसे इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, वो क्या क्या करता है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। बात समझ आई? कोई डाउट? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे एक्टिव हुआ? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब है कि बारिश आ गई और डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन कहाँ से आई है? वो वेस्ट से, इसलिए उसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बात समझ आई?
सर्दियों में हमारे यहाँ पे बारिश हो गई, डिस्टर्बेंस होगी, जैसे क्या, इंस्टेबिलिटी। बारिश होना क्या, इंस्टेबिलिटी या फिर डिस्टर्बेंस। लेकिन हुई किसकी वजह से, कोई चीज़ वेस्ट में हुई थी उसकी वजह से हमारे यहाँ पर हुआ, उस फिनोमिना को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बात समझ आई। मानो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से चल रही है, गर्मियों में ये एरिया भी सूखा है, यहाँ से कोई क्लाउड ही नहीं ले पाएगी, तो भाई यहाँ पर भी कोई बारिश नहीं करेगी। बात समझ रहे हो। कभी कभी मैंने आपको क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर बारिश हो रही है, अगर गर्मियों के महीने में जैसे मार्च अप्रैल में लेट में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बोलोगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। हो सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा फिनोमिना हुआ हो कि यहाँ पर कुछ क्लाउड मिल गया और लेट यहाँ पर आपके क्लाउड लेकर कुछ आ गया हो। लेकिन आपको कोई बोले मोस्ट एक्टिव कब रहेगा, तो आप बोलोगे विंटर सीजन में, जब यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होगी, है ना। ठीक है ना, है ना। वो कहने का मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये मतलब है कि सर्दियों के टाइम पे जो बारिश, ये यहाँ से क्लाउड जो यहाँ से मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से उठ के हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर वो चीज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बात समझ आई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक फिनोमिना का नाम है ना। वो फिनोमिना क्या है, वो यहाँ से जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे सब लेकर आ रही है, उसको बोलते हैं वेस्टर्न। हाँ बिल्कुल, जो रेनफॉल हुआ था वो क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। सही बात है, बोला था मैंने। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना भाई, वही कहना चाह रहा हूँ भाई। जैसे आपका विंटर सीजन होता है, आप देखो, जब आपका विंटर सीजन होता है, जैसे मानो दिसंबर में भी बर्फ़ पड़ती है, जनवरी में भी पड़ती है, मार्च में भी पड़ती, फेब में भी पड़ती है, मार्च में भी पड़ती है। मैं तो एक बार अप्रैल में था श्रीनगर सिटी में भी अप्रैल में भी पड़ गई थी एक बार। ठीक है, श्रीनगर सिटी में, ऊपर भी नहीं, सिटी में। इसका मतलब यार कंटिन्यूसली 4-5 महीने आपकी बारिश हो रही है ना। ये जो कल परसों एक दो दिन पहले बारिश हुई, वो कुछ ऐसा फिनोमिना यहाँ पर हुआ होगा, कुछ ऐसा मॉइस्चर बना होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर हो गई बारिश। लेकिन उसकी क्या, मतलब वो क्या है, कितने महीनों के बाद हुई। आप देखो, पिछले महीने कोई बारिश नहीं, उससे पिछले महीने कोई बारिश नहीं हुई, अचानक से एक कोई फिनोमिना आ गया जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश हो गई। वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप दिमाग में ये मत रखना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सिर्फ विंटर में ही बारिश करवाता है। ऐसा कभी हो सकता है कि वो समर में भी बारिश करवा दे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और कितने दिन के लिए वो बारिश करवा रहा है वो कम रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड। क्योंकि एक्टिव वो सबसे ज़्यादा कब होता है, सर्दियों के टाइम में। बात समझ आई, है ना। कभी कभार हो सकती है कि लेट टाइम तक भी यहाँ पर रहे, वो कहने का मतलब था। ठीक है ना। चलो, और वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जब तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपके यहाँ पर रहेगी और वो मानसून ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना, वो याद है आपको। क्या मतलब था, अभी सर्दियाँ थी तो मैंने क्या बोला, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नीचे आ गई है। अभी गर्मियों का टाइम है तो ITCZ ऊपर गया है, तो आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी ऊपर चली जानी चाहिए, है ना। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए। अगर आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थोड़ी ऊपर नहीं गई किसी कारण से, मानो उसकी कोई ब्रांच नीचे ही रह गई, है ना, अच्छे से वो ऊपर शिफ्ट नहीं हुई, थोड़ी सी नीचे रहेगी, तो जितनी टाइम वो नीचे रहेगी उतना टाइम वो विंड को ब्लॉक करती रहेगी और आपका मानसून ऊपर प्रोसीड नहीं करेगा। याद आई। जब इंडियन मानसून पढ़ेंगे वापस से बताऊंगा। ठीक है, चलो ओके। तो कल आएंगे, कल हम देखेंगे जो बचे हुए और क्लाइमेटिक रीजन है। ठीक है, कल मिलते हैं, तो बचे हुए जो क्लाइमेटिक रीजन है उसको ख़त्म करेंगे, और अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो फिर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।
Hadi